नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस्मत जी की लिखी कहानी बहू बेटियाँ। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है, मेरे सबसे बड़े भाई की सबसे बड़ी बीवी। इससे मेरा मतलब हरगिज यह नहीं कि मेरे भाई की खुदा ना करे बहुत सी बीवियां हैं। वैसे अगर आप इस तरह से उभर कर सवाल करें तो मेरे भाई की कोई बीवी नहीं। वो अब तक कंवारा है, उसकी रूह कंवारी है। वैसे दुनिया की नज़रों में वो बड़ी भाभी का खुदाए मजाजी है और पौन दर्जन बच्चों का बाप। उसकी शादी हुई, दूल्हा बना, घोड़े पर चढ़ा, दुल्हन को घर लाकर पलंग पर बिठाया, फिर पास ही खुद भी बैठ गया और जब से बराबर बैठ रहा है। लेकिन तसव्वुफ की बातें समझने वालों ही को मालूम है कि वो कंवारा है और सदा कंवारा रहेगा। उसका दिल ना ब्याह सका और ना कभी ब्याह सकेगा। वो ना कभी दूल्हा बना, ना घोड़े पर चढ़ा, ना दुल्हन को लाया, ना उसके संग उठा बैठा। वो तो उसका बाप था जिसने उसका ब्याह तय किया, ऐरे गैरे नत्थू खैरे की राय से। वो बगावत के बुखार में झुलसता रहा मगर चू ना कर सका, क्योंकि वो जानता था उसके बाप के हाथ बड़े तगड़े हैं और जूते उससे भी तगड़े। इसलिए उसने बेहतर समझा कि वो शहीद तो हो ही रहा है, जूते से शहीद ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा वो दूल्हा बना और सहरे के पीछे ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि एक और सहरा बंधा है जो उसके अरमानों के खून में डूबे हुए आंसुओं से गूंधा गया है, जिसमें उसकी ना सुनाई देने वाली सिसकियां पोरी हुई हैं, जिसमें उसके मसले हुए जज्बात और कुचली हुई मसरतें बंधी हुई हैं। वो घोड़े पर नहीं चढ़ा, उसकी मैयत माँ बाप की हठधर्मी के घोड़े पर लटका दी गई। वो अपनी दुल्हन नहीं लाया, बल्कि वो माँ बाप की दुल्हन थी, उन्हीं की ब्याहता थी। मगर एक मजबूर बेटे की तरह बिना आह ओ जारी के वो दुल्हन के पास भी गया, उसका घूंघट भी हटाया। मगर वो यही इरादा कर चुका था कि वो खुद वहाँ नहीं, ये उसका बाप है जो इस दुल्हन का दूल्हा है। मगर चूंकि मेरी भाभी उस वक्त बड़ी ना थी, मेरा मतलब है जिस्मानी तौर पर वो दुबली पतली और नाजुक सी छोकरी थी, इसलिए एक लम्हे को मेरे बड़े भाई का जिस्म उससे ब्याहाया गया। लेकिन बहुत जल्द ही वो दुबली पतली औरत बढ़ना शुरू हुई और चंद साल ही में वो फूल फाल कर बेतुके गोश्त का ढेर बन गई। मेरे भाई ने उसके ऊपर चढ़ते हुए गोश्त को ना रोका, उसकी जूती रोकती, वो उसकी थी कौन। लेकिन वो बच्चे, उसके माँ बाप के बच्चे, जिन्हें वो कभी भूले भी ना छूता, तादाद में बढ़ते रहे, नाके सड़सड़ाते, मैली टांगे उछालते, बवेला मचाते। मगर मेरे भाई के दिल के दरवाजे वैसे ही बंद रहे, वो वैसा ही कंवारा और बांझ रहा। मेरी भाभी कुछ ऐसी इन मरहलों में फंसी कि उसने पलटकर भी भैया की तरफ न देखा, जैसे कहती हो, मैं तो पहले सास ससुर की बहू हूँ, नंद की भावज हूँ, बच्चों की अम्मा हूँ, नौकर की मालिक हूँ, मोहल्ले टोले की बहू बेटी हूँ, फिर अगर वक्त मिला तो तुम्हारी बीवी भी बन जाऊंगी। भैया को इस तरह साजे की हाड़ी बड़ी फीकी सीटी और बेमजा लगी और उसने अपना दिल संभाल कर उठाया, बिखरे रेजे समेटे और तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने कितने ही आस्थानों पर इस चकनाचूर शीशे के टुकड़े को जाकर रखा, मगर कोई मरहम, कोई दवा ऐसी ना मिली जो इन रेजों को जोड़ देती। इसलिए वो अब भी अपना कंवारा दिल लिए फिर रहा है, किसी दिल वाली की तलाश में। उसने दिल वालियों को रंडियों के कोठे पर ढूंढा, गंदी गलियों में घूमने वाली टखाइयों में तलाश किया,
रेडियो स्टेशन पर गाने वाली हसीनाओं और आर्टिस्टों में टटोला, अस्पतालों की नर्सों में भी जुस्तजू की, फिल्मी परियों की गुफाओं में भी भटका और एक्स्ट्रा लड़कियों के झुरमुट में भी झांका। जाहिल गांव की गवारियों, सड़क के कूटने वालियों, मछेरनों और भटियारियों के आगे भी हाथ फैलाया। ड्राइंग रूम में उगने वाली और बॉल रूम में थिरकने वाली शरीफ जादियों से भी भीख मांगी, मगर उसे दिल वाली कहीं ना मिली। लाखों के घूंघट पलट डाले, मगर वही औरत, वही सास ससुर की बहू, वही उनके ही बाल बच्चों की माँ दिखाई दी। मेरी भाभी सबसे बड़ी सही, मगर ज्यादा अक्लमंद हरगिज नहीं। उसने मियाँ को झूठे बहलावे कभी ना दिए। जैसे पहली ही रात को वो समझ गई कि अपनी जान घुसाना हिमाकत है, इन तिलों से तेल ना निकलेगा, और दुनिया से जी कड़वा करके काले कलूटे, टेढ़े भैंगे बच्चे तो खुद ब खुद उसके पेट में तामीर होते रहे। वो तो उपकाइयाँ लेने और बदवजह बनने के सिवा कुछ भी ना करती रही, और ये बच्चे मेरे भैया से इंतकाम लेने का मुफीद आला साबित हुए। जब नाक चाटते, नंग धड़ंग बिसुड़ते हुए केचुए किसी महफिल या पार्टी में मेरे भैया को छू देते, तो वो ऐसे उछल पड़ते जैसे बिच्छू ने चटक लिया हो। और अगर जब कभी भूले से कोई अहमक मेहमान घर में घिर जाता, तो यही तहजीब और नफासत के कातिल अदब और सलीके के दुश्मन उसकी छाती पर कोंदो दलकर उसको डूब मरने की तरकीबें दिया करते। उनके अलावा घर के मैले बिछोने, मैले फर्श और छिछलांदे बर्तन एक नफीस दिमाग रूह को अब्दी मरघट में सुलाने के लिए काफ़ी ना पाकर, मेरी भाभी ने जुमला तरकीबों और खुश गुफ्तारियों के जर्री नुस्खे इस्तेमाल करके आने जाने या मुस्तकिल रहने के शौकीन रिश्तेदारों का सिलसिला भी मुनक्ते कर दिया है। इसीलिए तो बेचारा दिल वाली की तलाश में जर जमीन लुटाता फिरता है। कभी कभी कोई महबूबा दिलनवाज मौका पाकर उसका फर्नीचर फरोख्त करके, मकान पगड़ी पर उठाकर, हत्ता के उसके कपड़े भी अपने नए आशिक के लिए लेकर भाग जाती है, और वो फिर वैसा ही लंडोरा और यतीम रह जाता है। वैसे भी उसे इश्क रास नहीं आता, जहाँ के लोग आवारगी कहते हैं, पर घंटियां किसी के गले में नहीं लटक जाती। वो तो अगर भूले से किसी की तरफ मुस्कुराकर भी देख लिया, तो वो औरत फौरन हामिल हो जाती है और उसकी जान पर एक अदद तोहफा नाजिल कर देती है, जिसे वो बिल्ली के गू की तरह छुपाता फिरता है। वो अपने जायज़ बच्चों से जरा नहीं शर्माता, मगर उसकी इल्लतों से उसकी इज्जत पर हर्फ आने का खौफ है। वो बड़ा बाइज्जत है ना। वो अपनी इस मुसीबत को दुनिया की सबसे बड़ी आफत समझता है। जब उसके दिल की दुनिया उजाड़ पड़ी है, तो लोगों को भूख, महंगाई और बेकारी जैसे बेमशरफ चीज़ों के बारे में कुछ सोचने का क्या हक है। दिल है तो सब कुछ है। आप समझेंगे कि वो कोई जिनसी मरीज है, औरत का भूखा है। जी नहीं, उस जालिम औरत की वजह से तो उसे 12 शदीद किस्म की बदहजमी भी हो चुकी है। तो बात दरअसल ये है कि वो ऐसे माहौल की पैदाइश है जहाँ गमे दुनिया को गमे उकबा की आड़ में छुपाना सिखाया जाता है, जहाँ हर जिस्मानी महरूमी का इल्ज़ाम नसीब के सर और रूहानी तिश्नगी का ठेका माशूक के जिम्मे। वो किस्मत के पीछे डंडा लेकर पड़ा हुआ है। एक दिन उसे नसीब कहीं दुबका हुआ मिल जाएगा और वो उसका शर पास कर देगा। फिर वो होगा और उसकी महबूबा। लेकिन उसे इतना भी नहीं मालूम कि उसका नसीब उसकी पीठ पर बैठा है। उसकी चर्बी बड़ी हुई आंखों को कभी नजर न आएगी, और उन कड़वे कुसैले माँ बाप और फरसुदा निज़ाम के साए में पौन दर्जन बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। आने वाली पोद उग रही है और जिंदगियां साँचों में ढल रही हैं, नामालूम मंजिल तक घिसटने के लिए, दुनिया में तलखी और अफलास की पालपोस करने के लिए। ये मेरी दूसरी भाभी है, मेरे भाई की अनमोल दुल्हन। इसकी किस्मत का चमकता दमकता सूरज उसकी मशअले रहा। मेरा भाई बड़ा ही तकदीर वाला है।
उसने एक गरीब घर में जन्म लिया। सर्दियों की अधमरी रोशनी में पढ़ पढ़कर एक दिन जब रोशन सितारे की तरह जगमगाया तो एक बड़ी सी मछली आई और उसे साबित निकल गई। जो ही उसने अव्वल नंबरों से बीए पास किया, नवाब घुम्मन की नजरे इल्तिफात उस पर पड़ गई। ना जाने किधर से रिश्ते नाते जोड़ तोड़कर प्रोफेसरों के जरिए कांटा मारा और देखते ही एक छोड़ हजार जान से उस पर फरेफ्ता हो गए। फिर उसे अपनी सबसे चहीती बांदी के सबसे लाडली बेटी को बख्श दिया। वादा बहुतेरा फुदके, मगर एक तरफ तो थी नवाबजादी और इंग्लैंड जाने का खर्चा, और दूसरी तरफ खूसट बाप और अपाहिज माँ और बिन ब्याही बहनों की पलटन और अधपड़े भाइयों की फौज। जाहिर है कि बाजी बड़े हलक वाली मछली के हाथ रही और बकिया जो के मुंह देखती रही। चट मंगनी पट ब्याह, अम्मा को समधन बनने का शौक, बहनों की नेग उड़ाने की तमन्ना दिल की दिल में ही रह गई और पूत पतंगा बनकर 7 समंदर पार उड़ गया। अम्मा ने जी पर पत्थर रख लिया था कि बला से हड्डी नीची है तो जहेज ही से आंसू बुझ जाएंगे। माशाअल्लाह, इतने सामान से पलटन के 2-4 सिपाही तो लेस हो जाएंगे। दूल्हे की सलामी से ही 2-3 भाइयों की नाव पार उतर जाएगी। मगर सारे अरमान, सारे हौसले फिर से उड़ गए जब नवाब की एक कोठी दुल्हन का मायका और दूसरी ससुराल बनी और बहू एक कोठी से दूसरी कोठी को ब्याह दी गई। इंग्लैंड से लौटकर दूल्हा ब्याहकर ससुराल चला गया और अम्मा बाबा नए सिरे से दूसरा पौधा सींचने में जुट गए। फिर किसी दिन इस पौधे के चिकने चिकने पात किसी बागबान को नजर आ गए तो वो उसे भी इस घूरे से समेटकर अपने सर हाउस में ले जाकर रख देगा और अम्मा बाबा एड़ियां रगड़ते आखिरी मंजिल को जाकर पकड़ लेंगे। अब ये पहला पौधा अपने ससुर की रियासत में किसी मुफ्त खोरों वाले ओहदे पर फाइज है। इलावा तनख्वाह के मोटर, घोड़ा गाड़ी, कोठी, बंगला, नौकर चाकर और एक अदद नवाब चादी उसे मिली हुई है। सुबह उठकर दरबार में 3 सलाम झाड़ चुकने के बाद वो दिन भर पड़ा कोठी में एड़ता है। कभी कभी उसे मालूम होता है जैसे उसकी हैसियत अफजाइसी नस्ल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सांड से ज़्यादा नहीं है जो थान पर बंधा उगली हुई कै की जुगाली किए जा रहा है। उसकी बीवी यानी नवाबजादी कभी उसके गलीज घर न आती, मगर जब बूढ़े बाप ने दुनिया की जंग से आजीज आकर हथियार डाल दिए तो वो मैं अपने पूरे ताम झाम के 2 घड़ी को आई। उस वक्त बेचारे नवाबी दामाद की शर्म के मारे बुरी हालत हो गई। जैसे गवर्नर वायसराय की सवारी आ रही हो तो एक साफ सी सड़क चुनकर झंडियां लगा दी जाती है ताकि वायसराय समझे कि सारा मुल्क ऐसा ही साफ और झंडियों से सजा हुआ है। इस तरह घर का सारा कूड़ा करकट नजरों से ओझल रख दिया गया। मैयत उठने से पहले ही नवाबजादी उठकर चल दी और साथ साथ वो दामाद भी, मगर बड़े हसास दिल का मालिक है। वो सब कुछ समझता है और उसके दिल पर बर्फ के घूंसे हरदम लगा करते हैं, इसलिए वो जल्द अज जल्द इस माहौल में समाने की कोशिश करता रहता है और खुद फरामोशी के लिए शराब पीता है। तब तो सब कुछ भूल जाता है। यह भी भूल जाता है कि सुहाने मौसम आगे हैं और आसपास की रियासतों के रंगीन मिजाज सैरो शिकार को जा रहे हैं। उसकी बीवी दूसरी नवाबजादियों की तरह हिन्नी बनकर चौकड़ियां भर रही है। वो खुद 3 सलाम झाड़ रहा है। आरामदेह कमरे से सरों पैर से बेखबर पड़ा है। अब तो उसे अपनी रफ़ीके ज़िंदगी की आंखों में से गुजरते हुए सवाल भी नहीं जगा सकते। वो यही तो कहती है कि तुम्हारा मसरफ़ क्या है। मेरे बाप की जल्दबाजी ने तुम्हें इस जन्नत अर्जी में ला डाला है, उसे गनीमत समझो। जो ये ना होता तो जूतियां चटकाते फिरते। ऐसे मौके पर उसका जी चाहता है कि वो दुनिया को दोनों हाथों से उठाकर दे पटक दे, मगर वो इस ख्याल को अपने दिमाग में जड़ पकड़ने से पहले ही उखाड़ फेंकता है। दुनिया जानती है कि वो इंग्लैंड से कोई डिग्री या डिप्लोमा तो ना ला सका। उसके जाते ही साहबजादी साहिबा को दिल के दौरे पड़ने लगे और उन्होंने रो रो कर उसे वापस बुलवा लिया। इसलिए बेचारे की हालत ऐसी नीम पुख्त रोटी जैसी है
जो कब्ल अज वक्त तवे से फिसलकर घी में आन गिरी हो। ऊपर से काहिली और बेकारी की फफूंद ने उसे और भी बेमशरफ बना दिया। वो एयर कंडीशन कमरों में सो सोकर अपनी पुरानी कच्ची खपरेल से कांपने लगा। फ्लश का आदी होकर उसे गलीज कच्चे संडास के ख्याल से बुखार चढ़ता। उसकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर टिमटिमाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो आवारा बगुले की तरह सरगर्दा है। और जब वो बहुत थक जाता है तो गुस्से में आकर विस्की की मिकदार पैग में दोगुनी करके पुरसुकून जमाइयाँ लेने लगता है। यही उसकी कश्मकश है और यही जिंदगी की जद्दोजहद। नमक की खान में जाकर वो भी तो नमक का खंबा बन चुका है। जब इन नमक की खानों पर फावड़ों की चोट पड़ेगी और उनके परखच्चे उड़कर रोटियों में गुथ डाले जाएंगे, तो इस खालिस नमक के तोंदे की रोटी नमकीन नहीं बल्कि किरकिरी होगी। फिर उसकी किरकिरी रोटी का निवाला भी थूक दिया जाएगा। मेरी एक भाभी और भी है। यह तालीम याफ्ता कहलाती है। उसे एक कामयाब बीवी बनने की मुकम्मल तालीम मिली है। वो सितार बजा सकती है, पेंटिंग कर सकती है, टेनिस खेलने, मोटर चलाने और घोड़े की सवारी में मशाकी है। बच्चों की परवरिश आया से बखैरो खूबी करवा सकती है। बैक्त वक्त 100-150 मेहमानों की आओ भगत कर सकती है। मेरा मतलब है बैरा लोग को अपनी निगरानी में लेकर। बड़े लाड़ प्यार से उसकी कॉन्वेंट में तरबियत हुई है और जब खुदा रखे सीने बलूग को पहुंची तो उसके रोशन ख्याल वालदेन ने उसके हुजूर में होनहार उम्मीदवारों की एक रेजिमेंट को पेश होने की इजाज़त दे दी। उनमें ICS भी थे और PCS भी थे, हसीन और तालीम याफ्ता भी थे, बदसूरत और दुधारी गाय भी। अशरफियों के थैलों के साथ साथ मुँह का मज़ा बदलने को कुछ अदीब भी और शायर भी। और फिर उससे कह दिया गया कि बेटी तेरी आंखें भी हैं और नाक भी, खूब ठोक बजाकर एक बकरा छाट ले। सो उसने खूब जांच पड़ताल कर एक अपने ही पल्ले का भारी भरकम चुन लिया और उस पर आशिक हो गई, जिसकी दाद उसकी वालदेन ने अजीमुशान जहेज की सूरत में दी। लोग उस हंस हंसनी के जोड़े को रश्क की निगाहों से देखते हैं और वो भी शिद्दत उल्फत में बेताब होकर एक दूसरे को डार्लिंग कहते हैं। दोनों मियाँ बीवी एक ही फर्मे के बने हुए हैं। उनके मिजाज यकसा, पसंद और नापसंद यकसा, गरज हर बात यकसा है। दोनों एक ही क्लब के मेंबर हैं। दोनों एक ही सोसाइटी के चहीते फर्द, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यही वजह है कि उन्हें एक दूसरे से इतनी शदीद किस्म की नफरत है। वो महीनों एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, फुर्सत ही नहीं मिलती। मियाँ का एक दूसरे आला अफसर की बीवी से मशहूर मारूफ किस्म का इश्क चल रहा है और बीवी उसके एक हम अर्स से मानूस है, जिसकी बीवी अपनी सहेली के मियाँ से अटकी हुई है। ये सहेली एक सार्जेंट के दामे उल्फत में गिरफ्तार है, जिसकी अपनी बीवी के एक बोझल से सेठ के पास रहती है, जिसकी पुरानी चेचकरू बीवी मैनेजर से उलझी हुई है, जो एग्लो इंडियन लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो मिलिट्री के 9 उम्र। उन्हें छोड़िए भी, क्या फ़ायदा दखल दर माकूलात से। मेरे बाल नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास। इस तरह ये जंजीर एक हल्के के मुंह में दूसरे की दुम के लिए दुनिया के गर्द चक्कर काट रही है। मेरी भाभी भी इस जंजीर का एक हल्का है और वहाँ जब तक लटकी रहेगी तब तक जंजीरें कुरार ए अर्ज को पकड़े रहेगी। और मेरी तीसरी भाभी तो जग की दुल्हन है। वो उस सड़क के मानिंद है जिस पर सब चलते हैं, उस छाँव की तरह है जो हर थके मांदे को अपनी आगोश में थपकियां देकर खुद फरामोशी के असबाब मुहैया करती है। वो सांझे की हांडी है जो आखिर में चौराहे पर फूटेगी। वो जिन्हें मुंह का मज़ा बदलने के लिए नियमत खाने में माल मसाला रखने की तौफीक नहीं, वो इस सिलाए आम से फ़ायदा उठाते हैं। वो रोज़ शाम को नए दूल्हा की दुल्हन बनती हैं
और सुबह को बेवा हो जाती हैं। वो अपनी उन बहनों से खुशनसीब हैं जो अल्लाह की देन से एक शब में 10-12 बार दुल्हन बनती हैं, 10 बारातें चढ़ती हैं और 10 बार रांड होती हैं। बाज लोग नकचड़ी पड़ोसनों की तरह उस पर टेढ़ी टेढ़ी नजरें डालते हैं। उनका ख्याल है कि वो कुछ नीच है, कोई गुनाह कर रही है, मगर खुद उसकी समझ में नहीं आता कि वो कौन सा पाप कर रही है। दुनिया में क्या नहीं बिकता और क्या नहीं खरीदा जाता। जो लोग उसे जिस्म बेचता देखकर इतना बिलबिला उठते हैं, क्या लोग पैसे के इवज अपने दिमाग नहीं बेचते, अपने तखय्युलात का सौदा नहीं करते, अपना जमीर नहीं बेचते। मासूमों का खून भी तो आटे में गूंद कर बिकता है। कारीगर का गाढ़ा पसीना भी तो कपड़े के थान रंग पर फरोख्त किया जाता है। एक क्लर्क की पूरी जिंदगी 40 रुपया महीने पर बिक जाती है। एक टीचर की पूरी उम्र का सौदा उतने ही दामों पर हो जाता है। तो फिर उस जिस्म खाकी के लिए क्यों इतनी ले दे। और उसका बाप काले बाजार का मुअज्जिज सुतून था। उसका भाई नाजायज जराए से नाजायज लोगों तक पहुंचता था। उसका दूसरा भाई पुलिस का जिम्मेदार फर्द होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना हरकतें किया करता था। और दुनिया इन सब कुछ जानते हुए भी इन्हें गले से लगाए बैठी है। वो भी तो आखिर इन्हीं में से एक है। जहां आवे का आवा टेढ़ा है, वहां उसकी भी खपत होनी चाहिए। वैसे तो कोई पुश्त ही रंडी नहीं, उसमें इसका क्या कसूर। वो आर्ट की खिदमत करने वाले फिल्म लाइन में गई और वहां से लोग ना जाने कब और कैसे धीरे धीरे इस कोने में खींच लाए। उसने यही तो किया। फिल्म स्टार बनने की खातिर हर आस्ताने पर सिर टिकाया। फाइनेंसर से लेकर एक्टर तक के घर की खाक छानते छानते वो खुद छलनी बन गई। इस गड़बड़ में वो ना जाने कौन सा रिहर्सल गलत कर गई, जो बजाय आसमान फिल्म का दरखशा सितारा बनने के वो यहाँ सड़क के किनारे टिमटिमाने लगी। नहीं कि उसने शादी ना की हो, उसने उस कूचे की भी दशत पैमाई करके देख ली। मगर शादी के चंद ही महीने बाद उसका मियाँ हस्बे मामूल इधर उधर जाने लगा। वो शायद तंगी तुरसी में भी गुजर कर लेती, मगर वो तो जितने पैर सिकोड़ती गई उतनी ही वो चादर कतरता गया। सिवाय बीवी बनने के उसे कोई हुनर ना आता था। वो चाहती तो 30-35 की उस्तानी गिरी कर लेती, मगर इतने रुपए से तो उसे शैम्पू का खर्च चलाने की भी आदत ना थी। या अस्पताल में नर्स बनने की कोशिश करती और 60 रुपए के इवज खून, पीप, खांसी, बुखार, कैद, दस्त में कलाबाजियां खाती। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि इस किस्म की हिमाकतों में जान खपाने का शौक उसके खमीर में हुलूल नहीं। मजबूरन उसे फिल्म के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। रंगीन फिल्म हिंदुस्तान में बनती तो शायद उसका मैदा शहाब रंग कुछ बर्क पशियां कर सकता, लेकिन इन काली सफ़ेद फिल्मों में उसकी चौड़ी चकली नाक और चुंधी आंखों ने उसकी लुटिया डबो दी। 2-4 थकी हारी फिल्में बनाकर वो फाइनेंसर की आगोश से गिरकर डायरेक्टर के पास आई। वहाँ से फिसली तो हीरो और साइड हीरो के हत्थे चढ़ी। उसके बाद एक कैमरामैन लपका, वहाँ से जो टपकी तो कार गुमनामी में खिसक गई। और जब आँख खुली तो उसने खुद को इस बाजारे हुस्न में मुअल्लक पाया। मगर वो अब बड़ी समझदार हो गई है, अपने ग्राहकों को बड़ी होशियारी से नापती तोलती। अगर किसी दिन कोई मोटी मुर्गी, बदसूरत बीवी और गलीज बच्चों की हंकाली हाथ आ गई तो वो उसे अपना मुस्तकिल ग्राहक बना डालेगी और सरकार से इस्तकाल का सर्टिफिकेट हासिल करके काले बाजार के आइंदा सुतून तामीर करना शुरू कर देगी। ये है आदम व हव्वा की जानशीन, तख्लीक के अमल बरदार और दुनिया की गाड़ी को चलाने वाले, जो बजाय चलाने के उसे लात घूसे से आगे पीछे ढकेल रहे हैं। मगर ठहरिए, मेरी एक और भाभी है, पर वो ना जाने कहाँ है। मैंने एक आध बार सिर्फ उनकी झलकी देखी है। कभी उनके माथे पर ढलके हुए जरतार आंचल को देखा है, मगर उसे परचम बनते नहीं देखा। उनकी दूध जैसी पेशानी पर मेहनत की अफसा चुन्नी देखी है, मगर इस अफशा में उदा, पीले, नीले सब रंग हैं
और सुहाग की सुर्खी की झलक नजर नहीं आती। मैंने उसकी हसीन उंगलियां तो देखी हैं, मगर उन्हें उलझे बालों का पेचोखम सुलझाते नहीं देखा। उसकी सावली शाम को शर्माने वाली जुल्फों की घटाएं देखी हैं, मगर उन्हें किसी के थके हुए शानों पर परेशान होते नहीं देखा। मैंने उसका चिकना मैदे की लोई जैसा पेट तो देखा है, मगर उसमें अभी नई उम्मीद के पौधे को परवान चढ़ते नहीं देखा। मैंने उसकी चितवनें देखी हैं, मगर उन्हें शमशीर बनते नहीं देखा। सुनते हैं सुनहरे देशों में वो आन बसी है और माथे की अफशा अमर सुहाग का सिंदूर बन चुकी है। उसकी महकती जुल्फें चौड़े चकले शानों पर बिखर रही है। उसकी पतली पतली उंगलियां उलझे बाल ही नहीं सुलझा रही, बल्कि बंदूकों में कारतूस भी भर रही है और तलवार की धार पर अपनी तीखी चितवनों से सान रख रही है। दूर जाने की जरूरत नहीं, यही बहुत करीब मेरे पड़ोस में तेलंगाना की अलबेलियां जीवार जवानों की आरतियां उतार रही हैं और उनके हथियारों पर अकीदत के फूल चढ़ाकर सिंदूर के टीके लगा रही हैं। मेरा इरादा है कि एक दिन मैं भी उस सरजमीन पर जाऊंगी और उन सुहागनों के माथे का थोड़ा सा सिंदूर मांग लाऊंगी और उसे अपनी मांग में रचाऊंगी, और फिर वो मेरी चहेती भाभी मेरे देश के कोने कोने में आन बसेगी। अगर इन सांस नंदों के डर से मेरी भाभी बनकर ना आ सकी, तो मैं दावे से कहती हूँ कि वो मेरी बहू बनकर तो जरूर आएगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।